वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। और आई होप आप सब ठीक होंगे। एज यू ऑल नो दैट वी हैव completed so far the in the previous video the chronicle order of ancient history and then modern Indian history. Today I am going to show you the chronicle order of medieval history, which is quite very important to know. Then you will be able to understand the properly कि हिस्ट्री में किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना होता है. Now in the UPSC history guru, under the banner of Sohail Turki, I am trying to give you some ideas regarding the history so that it become very easier. Like sometime it's quite difficult to remember everything. Nobody can remember the history. It's like an ocean. But अगर हम लोगों को थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में बताया जाए तो हम लोग पढ़ लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. एंड इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट. आपको याद होगा कि इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि व्हेन वी टॉक अबाउट द इवेंट्स, डेट्स, तो विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट, जो डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है एंड वही डेट्स हमारी जो है इवेंट्स को क्रिएट करती हैं और तब एक पूरी तरीके से हमारे पास कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, या हम उसको ये कह सकते हैं हमारे पास एक हिस्ट्री बन जाती है. अगर हमारे पास डेट मिसिंग है और फिर हमें इवेंट्स के बारे में पढ़ने के लिए बोला जाए तो बहुत मुश्किल होगा. इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया था कि हिस्ट्री को बेस्ट पढ़ने का तरीका यही है कि आप उसके पहले डेट्स को समझ लें, फिर इवेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए. देन यू विल बी एबल प्रॉपरली कि हम लोगों को किस तरीके की हिस्ट्री को पढ़ना है और किस तरीके से हमें समझना है. अगर आप यहां देखेंगे तो क्रॉनिकल ऑर्डर में हमें सबसे पहले पता चलता है कि दैट इट स्टार्टेड बेसिकली फ्रॉम 8th to 12th century. And this is known as the medieval period. इसी को हम medieval period कहते हैं. We started from 8th to 12th century. That become a medieval history. और अगर आपको याद होगा तो this refer to be a post-classical era. Why it is known as a classical era? Post-classical era में अगर आप देखेंगे तो जब word classical यूज होता है because we have so much evidences. हमें evidences हैं और हम शो भी कर सकते हैं. आज मैंने बच्चों को क्लास के अंदर भी बताया था कि क्लासिकल एरा कौन सा होता है, ऑर्कोलॉजिकल क्लासिक किसे कह जाते हैं, प्री हिस्टोरिकल ऑर्कोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है. सो उसी पार्ट में ये कहता है कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर मिडाइवल इंडिया के ऊपर हमारे पास काफी सारे सोर्सेज भी हैं और उन सोर्सेज के आधार पे हम लोग अपनी हिस्ट्री को तैयार भी कर सकते हैं. नाउ आई विल शो यू ऑल द कंटेंट टुडे रिगार्डिंग द हिस्ट्री कि किस तरीके से पार्ट बन जाता है और किस तरीके से प्रॉपरली हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं और शो भी करते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या नाउ इट्स फाइन. माइक काम नहीं करेगा तो फिर क्लास कैसे चलेगी आपकी. सो उसके बाद हम लोगों को इंडियन एंड मोस्टली इन इंडिया द मिडाइवल हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट इज अर्ली मिडाइवल पीरियड एंड द लेटर मिडाइवल पीरियड, यानी कि दो हिस्सों में बटा हुआ है. फर्स्ट अर्ली एंड द सेकंड इज द लेटर मिडाइवल पीरियड. इट्स जस्ट क्रॉनिकल ऑर्डर. पॉलिटिकल लाइफ इन इंडिया वाज चीफली डोमिनेटेड बाय द प्रेजेंस. जो उस समय बड़े बड़े लोग हुआ करते थे वो किस तरीके से डोमिनेट करते थे, उनका पावर कैसे चलता था. छोटे छोटे जो समय राजा हुआ करते थे उनको दबा के रखते थे. वो कहते थे कि भाई आपको हमारा ही मानना पड़ेगा. ये एक बड़ी दिक्कत थी उस समय. मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर आपको यही पढ़ने को मिलता है कि एक राजा दूसरे राजा को किस तरीके से अपने अंडर करने की कोशिश करेगा. और दिस बिगर स्टेट ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर सॉवरेंटी इनटू द नॉर्दर्न इंडिया एंड द डेक्कन साइड. तो पहले हमारा नॉर्दर्न इंडिया और डेक्कन के साइड पे ये कंट्रोल करना शुरू करेंगे. लेकिन ये याद रखिएगा कि ये हमेशा वो स्टेट जो बिगर स्टेट होती थी वो छोटी स्टेट को अपने अंडर करना चाहती थी. द चीफ कॉन्टेंडर्स इन द अगर आप देखेंगे पूरे इंटायरली इस पीरियड के अंदर तो आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि यहां पे मैंने लिखा है राष्ट्रकूटास, फिर है प्रतिहास एंड द पालास. ये आपको अर्ली मिडाइवल पीरियड्स में देखने को मिलेंगे. लेटर ऑन फिर इनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा और इस तरीके से एक डायनेस्टीज का आना जाना शुरू हो जाएगा. अब हम लोगों को फर्स्ट अगर आपको याद होगा कि जब हम मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं इंडिया के अंदर, सो वी स्टार्ट विद द मेन पर्सन हु स्टार्टेड एक्चुअली इन्वेडिंग इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम. मोहम्मद बिन कासिम को हम लोग दो फेजेस में भी पढ़ सकते हैं. अर्ली मिडाइवल इट स्टार्टेड इनटू 700 to 800
एंड देन 800 टू 1200 इस तरीके से करते हैं। एंड ये उस समय जो है अल हजाज द गवर्नर ऑफ इराक सेंट मोहम्मद बिन कासिम टू इंडिया। इस बंदे ने इसको मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया के लिए भेजा था। डू रिमेंबर दिस फॉर द प्री एग्जामिनेशन। इन्होंने भेजा था कि आप इंडिया को इन्वेड करिए, और इन्होंने सिंध के ऊपर जो है सबसे पहले कंट्रोल किया। कंकर्ड द सिंध विद द परमिशन ऑफ द खलीफा वलीद। उन्होंने उनको परमिशन दी कि आप इंडिया को इन्वेड करें और इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश की जाए। सो इन द 8th and 9th century the Turks dominated the Khalifa of the Baghdad and they extended their dominance beyond the Sindh and Multan into India। और इस समय से हमें पता चलता है कि तुर्क के जो खलीफा हुआ करते थे, they tried to dominate in the beyond the Sindh and Multan into India। फिर ये इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश करेंगे, और इंडिया में आने का भी मकसद यही था कि किसी तरीके से हम इंडिया के अंदर चले जाएंगे तो जो रूल हमारा है, क्योंकि मैंने फिर से वही कहा कि मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है कि बड़ी बड़ी जो संस्था थी, जो बड़ी बड़ी उस समय पावरफुल कंट्रीज हुआ करती थी, वो छोटी छोटी स्टेट्स को अपने अंडर कर लेती थी। उसके बाद आपको याद है कि एक्सेशन ऑफ किंग भोज ऑफ कनौज 1836, इट्स अ क्रॉनिकल। मिहारा भोज और भोजा फर्स्ट वाज किंग बिलोंगिंग टू द गुर्जहारा प्रतिहारा डायनेस्टी। ये क्रॉनिकल ऑर्डर में क्योंकि उसी समय थे ये आएगा। ही सक्सीडेड हिज फादर, और उनके फादर का नाम था राम भद्रा, उनको हटा के खुद एक्सेशन पे बैठ गए। भोजा वॉज द डिवोटेड टू विष्णु एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आदिवरा। आई होप आपने ये पढ़ा होगा। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिगर ऑफ द इंडियन इन द 9th century। तो 9th century के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि उस समय प्रतिहार डायनेस्टी जो है इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी। सो दैट्स व्हाई आई सेड इन माय फर्स्ट स्लाइड सेड कि आपको राष्ट्रकूटास, प्रतिहार और पालास देखने को मिलेंगे, एंड सडनली यू विल सी द शिफ्ट फ्रॉम अर्ली टू द मिडाइवल पीरियड, लेटर मिडाइवल पीरियड। सो ये उनके बहुत बड़े राजा थे, ये याद आपको रखना पड़ेगा। देन उसके बाद एक्सेशन ऑफ राजा द चोला रूलर 1985। ये भी इंडिया के ऊपर इन्वेड करेंगे, इंडिया को अपने अंडर करने की कोशिश करेंगे। और राजा द ग्रेट वाज द चोला एम्पायर 1985 to 1014 and was the most powerful king in the south at his time, chiefly remembered for his reinstating the Cholas in power and ensuring its supremacy in the South Indian Oceans। ये एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था, और चोला लोग पहले थे जिन्होंने अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया था। इनकी काफी सारी लड़ाई जो है पालास के साथ चलती थी, चेरास के साथ भी चलती थी, पांड्यास के साथ भी चलती थी। याद रखिएगा दे वर द पार्ट ऑफ द संगम एज एज वेल, तो संगम एज का पार्ट भी ये थे। सो इस तरीके से क्रॉनिकल ऑर्डर जो बनता है कि किस तरीके से मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद आपको याद है एक्सेशन ऑफ सुल्तान मोहम्मद गजनी आ जाते हैं, यानी चोला, चेरास, राष्ट्रकूटास के बीच में ही आप लोगों को एक और देखने को मिलेगा कि ये इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश करेगा। अब ये मोहम्मद गजनी आपको 998 के अंदर इंडिया की ओर आने को मिलता है, और मोहम्मद गजनी वाज कॉमनली नोन एज मोहम्मद ऑफ गजनी and who ruled the Ghazni from 1971 to 130। So to rob the wealth of the India, he made very first attack in 1001। याद रखिएगा, ये इंडिया में सिर्फ लूटने के लिए आता था, इनका कोई भी मकसद रूल करने का नहीं था। और इन्होंने इंडिया को काफी बार जो है लूटा, और यहां से माल लेके जो है अपनी पावरफुल कंट्रीज के अंदर दिखाने की कोशिश की जाती थी कि हम इतने ज्यादा पावरफुल हैं। सो ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स ऑन इंडिया and he made its 60th attack on the Somnath temple in 1025 just to rob the gold। वहां से सोमनाथ टेम्पल से सोना निकाल के जो है लूट मार की गई। यानी इनका इन्वेड जो मोहम्मद गजनी का रहा है वो सिर्फ इसलिए था कि इंडिया के अंदर काफी सारी वेल्थ है और उस वेल्थ को लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय मोहम्मद गजनी हु डिफीटेड द जयपाल द रूलर ऑफ पंजाब। ये उनको हराते हैं और इसको कहा जाता है बैटल ऑफ पिशावर। बैटल ऑफ पिशावर वाज फाउट ऑन 27 नवंबर इन 1001 बिटवीन द गजनीविद आर्मी, यानी गजनी की आर्मी की, और सुल्तान मोहम्मद बिन सबकुथिंगिन मोहम्मद ऑफ गजनी एंड द हिंदू शाही आर्मी ऑफ जयपाला नियर पिशावर, और इसीलिए इसका नाम बैटल ऑफ पिशावर रखा गया। अब देखिएगा कि जयपाल जो है वो डिफीट हो जाएंगे एंड द कैप्चर and a result that the humiliation of the defeat, the later immolated himself in the funeral
फिर उन्होंने अपने आप को ही खत्म कर दिया क्योंकि हार का सामना नहीं कर पाए। और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि गजनी के पास अब रास्ता क्लियर था कि वो इंडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रूल करता और इंडिया को अपने अंडर कर लेता। देखिए, एक क्रॉनिकल ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है और आपको भी अपनी मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर इसी तरीके का क्रॉनिकल ऑर्डर लाना पड़ेगा, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू द वे हाउ यू हैव टू गो थ्रू द मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, because sometimes it become very difficult for us to understand where we have to start, actually हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल बाय मोहम्मद गजनी, ये पूरी तरीके से इस टेम्पल को खत्म करने की कोशिश करेगा 1024 during this time that the Bhima first the prominent Turkey Muslim rule Muhammad of Ghazni raided the Gujarat plundering the Somnath temple properly, और बहुत सारा माल यहां से लूट लिया जाता है। और इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही एक ब्लैक डे माना जाता है क्योंकि मंदिरों को लूटा गया, क्योंकि बिकॉज एट दैट टाइम उस समय मंदिर जो हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। अच्छा देखिएगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ टेहरान तरोरी बिटवीन द पृथ्वीराज चौहान एंड द सुल्तान मोहम्मद गोरी के बीच में भी हो जाता है। यह समय भी मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री का ही आपको देखने का मिलेगा। और इस बैटल में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी लड़ाई हुई। द फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान वाज फाउट इन द 1191 बिटवीन द गोरीज, यानी कि उनकी आर्मी ने तुर्किश ट्राइब, एक तुर्किश का था ट्राइब था, लेड बाय मोहम्मद गोरी एंड द राजपूत लेड बाय पृथ्वीराज चौहान एंड हिज allies, the presenting the engagement ended in the victory for the Rajput forces। और पहली ही जीत जो है वो पृथ्वीराज चौहान को मिल जाती है और ऐसा लगता है कि अब भारत को कोई एटलीस्ट कोई है जो इस फोर्सेस से भारत को बचा सकता है, क्योंकि बहुत सारा फोर्सेस जो है बाहर से, तुर्किश से, अफगान से इंडिया के ऊपर अटैक बन रहा था। बार बार हर कोई यही कह रहा था कि वहां पे वेल्थ है और लूटो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के इस चीज ने जो है एक कंट्रोल लाया और कोशिश की गई नहीं किसी तरीके से हम बच सकते हैं। लेटर ऑन द सेकंड बैटल ऑफ तेहरान हो जाता है 1992 यानी एक साल के बाद ही। पृथ्वीराज चौहान क्योंकि जीत चुके थे, उनको ये लगा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी बीच में ये एक और गोरीद आर्मी जो है मोहम्मद गोरी एंड द राजपूत मिलते हैं, राजपूत चौहामन्स एंड दे आर allies led by the पृथ्वीराज चौहान। The battle saw the defeat of the Rajput, opening the North India to the future invasion for the domination by the Turkeys। यानी नॉर्थ इंडिया जो खुल गया, पूरी तरीके से ओपन हो गया, अब इंडिया के लिए आना सबके लिए बहुत इजी हो गया। सो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने उस समय इनको रोक लिया होता प्रॉपरली, तो शायद इंडिया के अंदर जो हमें ये इतनी लूटमार देखने को मिली वो ना देखने को मिलती। और आपको भी इसी तरीके से क्रॉनिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा भाई। और दूसरा है कि उसके बाद एक बात हुई सर कि यहां पे कुछ डायनेस्टी सेटअप कर दी गई। अब सब जानते हैं आप कि मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की। अब देखिएगा कि सक्सेशन ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206, ये कहा जाता है कि ही बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और ये एक स्लेव थे और इन स्लेव को गोरी के अंदर एक स्लेव थे और गोरी ने कहा कि भाई मैं जा रहा हूं, तुम दिल्ली को संभाल लो। एंड दिस वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मुगलक डायनेस्टी ऑफ स्लेव डायनेस्टी एंड ऐबक रोज अप द रैंक एंड बिकम द गोरी ट्रस्टेड जनरल एंड कमांडर। उन्होंने पहले उनका ट्रस्ट जीता। एंड व्हेन द गोरी वाज एक्सटेंडेड, ऐबक डिक्लेयर हिमसेल्फ एज सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1206। एंड जब तक वो रहे टिल 1210 तक, he was said to be have been trampled to death by the horse। he was succeeded by his son called आर्म शाह। लेकिन इनके पुत्र इतने कुछ खास नहीं निकले कि वो इनकी सल्तनत को संभाले, लेकिन यहां पे फिर इस सल्तनत को संभालने के लिए इल्तमिश आएंगे। फिर उसके बाद वो उनके भी बच्चे कुछ खास नहीं लेंगे, लेकिन रजिया सुल्तान जो है कोशिश करेगी कि किसी तरीके से यहां पे रूल हो। डेथ ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से गोरी आर्मी इन इंडिया ड्यूरिंग द लेट 1100 and early 1200s, Qutbuddin Aibak was a slave of Muhammad Ghori who made him to the governor of India। He severed all connection with the kingdom of Ghori and thus founded the slave dynasty and was all the Delhi Sultanate। और यहां से आपको ये दिल्ली सल्तनत देखने को मिली। मैं बार बार आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आई एम गिविंग यू the first thing what I am giving right now, it is just a chronical order how you have to go for the medieval history and you have to understand it properly that the मंगोल इन्वेजन, आपको याद होगा कि दिल्ली सल्तनत तो बन गई, उसके बाद दिल्ली के अंदर आपको
फिर खिलजी रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा, फिर तुगलक डायनेस्टी देखने को मिलेगी, फिर सैयद डायनेस्टी देखने को मिलेगी, एंड फाइनली यू विल सी लास्ट डायनेस्टी, द फिफ्थ डायनेस्टी वाज द लोधी डायनेस्टी। और इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट फाइनल रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु फॉट विद द बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत, और वहां से वो हार जाते हैं। अब यहां पे देखिए कि मंगोल इन्वेजन, चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया, चंगेज खान जो है इंडिया को इन्वेड करेंगे। अब ये भी मुगलों का एक हिस्सा है, और लेकिन मुगल्स अपने आप को इसमें से नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं ये फादर के साइड से, मां के साइड से तैमूर हैं, तो वहां से उनको बेटर लगता है कहना। द मंगोल एम्पायर लॉन्च्ड ए सबल इन्वेजन इनटू द इंडिया सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 1221 टू 1327। कोशिश करेंगे। देन रजिया सुल्तान बिकम द फर्स्ट वीमेन सॉवरेंटी ऑफ दिल्ली इन 1236, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी भी हार हो जाती है। द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, she ruled in Delhi for 1236 to 1240 as the Sultan herself. It was a title never before bestowed on a woman. किसी भी औरत को यहां पे रूलर बनने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये बन के इन्होंने दिखा दिया, क्योंकि इनके पिताजी को ये लगता था कि इनके बेटे कुछ खास नहीं है, लेकिन इनकी बेटी जो है वो बहुत अच्छे से रूल कर सकती है। और डेफिनेटली शी वॉज द फिफ्थ मुमलुक सुल्तान एंड हर एंसेस्टर वेयर द तुर्किश। अब इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये नॉबल्स को पसंद नहीं करती थी। अब ये नॉबल को पसंद नहीं करती थी, तो नॉबल्स ने इनके खिलाफ कह दिया कि औरत के अंदर हम लोग काम नहीं करेंगे। और लास्ट इन द फाइनली their dynasty was called the slave dynasty, thus making herself a rulership and subversion of the existing power of structure of money levels. Later on she was actually defeated and even उनको मार भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने काफी सारे रूलर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इन सितंबर अक्टूबर 1214 सुल्तान मजदुद्दीन बहरम लेड एन आर्मी अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ अल्तुनिया। अल्तुनिया जो है वो रजिया के साथ शादी करना चाहेंगे, लेकिन रजिया नहीं मानेगी, एंड डिफीटेड देम ऑन 14 अक्टूबर 12। अल्तुनिया एंड रजिया वेर फोर्स्ड टू रिट्रीट द काथीहल वेयर दे वेर डिस्ट्रॉयड बाय देयर सोल्जर्स एंड वेर किल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ हिंदूज। अब देखिएगा कि सुल्तान मिर्जुद्दीन बहरम लेड एन आर्मी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अल्तुनिया, अल्तुनिया के खिलाफ अटैक करने की कोशिश करेंगे, एंड रजिया वाज किल्ड ऑन 15 अक्टूबर 1214, और यहां से किस्सा आपका खत्म हो जाता है। फिर आपके आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब इन 1906 AD अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है यहां पे अपनी शुरुआत करेंगे। खिलजी का अभी एक सफर बहुत अच्छा रहा, लेकिन ज्यादातर हम लोग Alauddin Khilji is known as Ali Guru Sahib, and until his accession in July 1906 was formally proclaimed as the new king within the title Alauddin was Deen Muhammad Shah Sultan at Kara। इन्होंने अपने टाइटल बहुत बड़े बड़े रखे थे। अब देखिएगा कि भारत के अंदर नई शुरुआत जब होती है तो अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाएगी, और अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद which was suspected as a conspiracy, कोई एक बंदा था जिसने इनको मार दिया, मलिक कफूर and other officer of the sultanate। कफूर buried Alauddin body brought from Siri place in Alauddin, अलाउद्दीन को मार दिया गया, which was already built for the Alauddin before his death। उन्होंने बनाया था और वहीं पे उनको दफना दिया, बोला कि बाबा तुम जाओ, हम यहाँ पे नया रूलर लाएंगे। और फिर बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक को अगर आप देखेंगे was the only दिल्ली सल्तनत who had received a comprehensive literature, religion, philosophical education, लेकिन कभी भी यूज सही से नहीं कर पाया ये बंदा। देखिए मैं आपको क्रॉनिकल पढ़ा रहा हूं, ये बात समझिएगा कि आपको इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किस तरीके से क्रॉनिकल ऑर्डर बना है। और उसके बाद ये बंदा बड़ा पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी इस बंदे को कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे कैसे सल्तनत चलानी है, और ये क्या करेगा कि अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देगा। दिल्ली से देवगिरी ले जाएगा, दौलताबाद जिसे कहा गया, और फिर वहां पे कुछ समय ठहरेगा और बोलेगा नहीं मुझे वापस आना है। सो वांटेड टू मेक अ देवगिरी हिज कैपिटल सो दैट ही माइट एबल टू कंट्रोल साउथ इंडिया बेटर, बट बाद में पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। इन 37 ही मेड एक्सटेंसिव प्रिपरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड एंड द उलमास एंड द सूफी फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी विच वॉज रीनेम्ड एज ए दौलताबाद। कुछ दिनों के बाद लगेगा कि नहीं वापस आना चाहिए। इसी बीच में आपको पता चलता है कि विजयनगर अंपायर साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। विजयनगर अंपायर वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का, ये नीचे का साइड आपको देखने को मिलेगा। एंड बाय द एंड ऑफ दिस सल्तनत पीरियड मुल्तान बंगाल वेयर द फर्स्ट टेरिटरी टू ब्रेक अवे। पहली बार आपको ये याद रखना पड़ेगा
कि जब सल्तनत पीरियड चलता था तो पहला टेरिटरी जो उनसे ब्रेक अवे हुई वो मुल्तान था, एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस एंड मनी अदर टेरिटरीज इन द डेक्कन रीजन रोज टू पावर। और दिल्ली सल्तनत तुगलक के अंदर ही टूटना शुरू हो गई और ये एरिया इंडिपेंडेंट कर दिया गया, और विजयनगर अंपायर ने अपने आप को घोषित कर दिया कि हम लोग हिंदू हैं और हम लोग अलग रहेंगे। इसी के बीच में आपको याद होगा कि फिरोज शाह तुगलक को अपॉइंट कर दिया जाता है, और ये अपने आप को ये अपॉइंटेड खान जहां मकबूल तेलुगु ब्राह्मण कन्वर्टेड एज अ वजीर प्राइम मिनिस्टर बना देता है। सोचता है कि किसी तरीके से सल्तनत को बचाया जाए, लेकिन कुछ नहीं चलता है, होता भी कुछ नहीं है। एंड तैमूर इन्वेजन ऑफ इंडिया, इसी बीच में तैमूर इन्वेडेड नॉर्थन इंडिया अटैकिंग द दिल्ली सल्तनत रूल्ड बाय सुल्तान नसीरुद्दीन, लेकिन बचा लेता है तुगलक ऑफ द तुगलक डायनेस्टी आफ्टर द क्रॉसिंग द इंडस रिवर 30 सितंबर 1398 he settled in Tulamba and massacred its inhabitants, then he advanced and captured the Multan by October। तो इंडिया के अंदर तो नहीं आ पाए, लेकिन मुल्तान एरिया को अपने अंडर कर लिया गया, ये भी एक मंगोल का पार्ट है। एंड इन बिटवीन 1469 यहाँ पे आपके बर्थ ऑफ गुरु नानक भी हो जाती है। गुरु नानक वॉज अ फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ही वॉज बर्न ऑन द 15 अप्रैल एट राईबोई की तलवंडी, मॉडर्न डेज नानक का नान साहिब पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, और उसके बाद ही बीच में एक्सेशन ऑफ बाबर भी हो जाता है। अब देखिएगा कि बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया एंड ही वाज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर ऑन हिज फादर साइड एंड चंगेज खान ऑन हिज मदर साइड। तो ये चंगेज खान को पसंद नहीं करेंगे, ये बोलेंगे कि हम उस साइड से अच्छे नहीं हैं। हिज ओरिजिनल नेम वाज जहरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन नाम चेंज कर दिया गया था। एट द एज ऑफ 11 बाबर बिकेम द रूलर ऑफ फरगाना। एट प्रेजेंट दिस डे चाइनीज तुर्किस्तान जो है एक जगह है, और वहां पे ये अपने आप को अपने पिताजी की सल्तनत के अंदर जो है वो रूल करते हैं। अब यहां पे याद करिएगा कि फर्स्ट एक्सपेडिशन ऑफ वास्को डी गामा भी हो जाएगा 1497 के अंदर। पुर्तगाल का एक एक्सप्लोरर वास्को डी गामा बिकम द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया विद अटलांटिक ओशन व्हेन ही अराइव्स एट कोलकाता इन द मालबर कॉस्ट। मैं आपको क्रॉनिकल ऑर्डर दिखा रहा हूं, आपको बीच बीच में लग रहा होगा कि हम इधर के उधर क्यों जा रहे हैं, डेट के हिसाब से क्रॉनिकल क्या है। So Vasco da Gama sailed from the Lisbon, Portugal in July 1497, rounded the Cape of Good Hope and finally he reached India। और फिर उसको पता चलता है कि भाई हम लोगों ने तो बड़ी अच्छी चीज पा ली भारत के अंदर आके। अब यहाँ पे in between the first battle of Panipat in 1526, बाबर defeated the Ibrahim Lodi and foundation of Mughal dynasty by बाबर यहाँ पे कर लेते हैं। अब याद करिएगा कि बैटल ऑफ खानवा बाबर डिफीटेड द राणा संगा, यहां राणा संगा को ही हरा दिया जाता है। ऑन मार्च 17 1527 द बैटल ऑफ खानवा वाज द फॉट नियर द विलेज ऑफ कानवा अबाउट 60 किलोमीटर वेस्ट ऑफ आगरा एंड इट वाज फॉट बिटवीन द फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर एंड राजपूत रूलर राणा संगा। The Sangha forces where they he hammered in the finally defeated the Rana Sangha escaped from the battlefield। वो भाग भी गए थे वहां से, और इस तरीके से मुगलों ने अपना यहाँ पे सल्तनत बनाना शुरू कर दिया। Now डेथ ऑफ द बाबर और हुमायूं आ जाते हैं 1530 के अंदर। देखिए डेट आप क्रॉनिकल ऑर्डर में देख रहे हैं, और इसी बीच बैटल ऑफ चोस शेर शाह सूरी डिफीटेड द हुमायूं और शेर शाह सूरी बिकम द एम्पायर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक और सूर्य डायनेस्टी बनेगी। हुमायूं फिर आएंगे वापस एंड रिकैप्चर द दिल्ली इन 1555। आफ्टर हिज एक्सेशन हुमायूं गेनेड वेरियस बहुत सारे एनिमीज लाइक बहादुर शाह गुजरात, शेर खान ऑफ बिहार। At last he was expelled by Sher Khan. Humayun flew to Persia and took a political shelter there, and he then recaptured his position in Delhi in 1555 after the breaking down of the Pathans। पठानों को हटा के वो फिर से वापस आ जाएगा। इसी बीच में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो जाएगा, और ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है 5 नवंबर 1550 से बिटवीन द एम्पायर ऑफ नॉर्थ इंडिया हिमू एंड द फोर्सेस ऑफ द मुगल एम्पायर अकबर के बीच में होगा, और अकबर बड़ी बुरी तरीके से इसको हरा के इस सेकंड बैटल ऑफ पानीपत को खत्म करेगा। देन द बैटल ऑफ टेलीकोटा 1556 between the forces of Hindu Raja of Vijayanagar and the 4 Muslim Sultan of Vijaypur, Bidar, Ahmednagar and Golconda in the Indian Deccans में बुरी तरीके से हराएंगे, और the battle was decisive in breaking the Vijayanagar Empire, a Telugu domination over the Tamil Nadu and Karnataka South। और इस तरीके से विजयनगर एम्पायर भी यहां से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इसी के बीच में 1577 के अंदर बैटल ऑफ हल्दीघाट और राणा प्रताप वाज डिफीटेड बाय अकबर। तो हर कोई चीज आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में डेट वाइज दिख रही होगी, और यही आपको कंप्लीट भी करना है। एंड देन ही फाउंड इन 1518 दीन-ए-इलाही। इट वाज अ दीन-ए-इलाही व्हेन ही सेड लाइक एक ऐसा धर्म होना चाहिए
हर धर्म की अच्छी अच्छी चीजों को निकालेंगे और एक नया धर्म बनाएंगे, और डिवाइन फेथ। और इसके अंदर उसने बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, और इसने मर्ज किए थे हिंदू को, इस्लाम को, ज़ोरेस्ट्रियंस को, क्रिश्चियन को। एंड दिस फेथ हैड मनी इथिकल प्रिंसिपल लाइक काइंडनेस, प्रोहिबिटिंग लस्ट वगैरह, इन चीजों के ऊपर बात की थी। देन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इन 1600। ये कंपनी जो है फर्स्ट अमॉन्ग द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेट, इट वाज ग्रांटेड अ इंग्लिश रॉयल चार्टर under the name of Governor and Company of the Merchant of the London trading into the East India by Queen Elizabeth on 31st December 1600 को ये भारत की ओर आ जाते हैं। अब ये देखिएगा कि मैंने आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में कहां से स्टार्ट किया। वी स्टार्टेड विद द इन्वेडिंग ऑफ द 715 टू 1600। आपको क्रॉनिकल ऑर्डर किस तरीके से लेना है वो दिखाया गया है। एंड इसी के बीच में अगर आप देखेंगे तो गुरु अर्जन देव को, एक्सेशन ऑफ गुरु अर्जन देव वाज द फिफ्थ गुरु ऑफ सिख। 1606 के अंदर आपको औरंगजेब का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। यहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई। एंड सर थॉमस रॉय विजिटेड द जहांगीर इन 1615। अब ये उनको आएंगे और कहेंगे कि भाई हम लोगों को मौका मिले ये मुगलों के साथ बात करने की। विलियम हॉकिंस हैड विजिटेड जहांगीर इन 16, हाउएवर here this visit did not bear fruits. Then English decided to send Thomas Roy to Jahangir, और रॉय ने कहा था कि he was a clever, skills, was successful in keeping out of the Portuguese. वो नहीं चाहते थे कि पुर्तगीज यहाँ पे रहें। सो मुगल रूलर एम्पायर टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री एट सूरत, ये कहते हैं कि हमें सूरत में मौका मिले। इसी के बीच में बर्थ ऑफ शिवाजी एंड डेथ ऑफ जहांगीर हो जाती है, और यहाँ पे आप शाहजहां बिकम द एम्पायर ऑफ इंडिया इन 1628। जहांगीर was succeeded by his second son Khurram, और खुर्रम took the name of शाहजहां, the emperor of world. लेकिन he further expanded his empire to Kandahar in the north and conquered the most of the southern India. The Mughal empire was at zenith during the Shahjahan because इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, आर्ट एंड कल्चर में काफी ज्यादा काम किया है। एंड डेथ ऑफ द मुमताज हो जाती है। अब मुमताज मरेगी तो फिर भाई आपको पता ही है हालात बहुत खराब हो जाएंगे। ये बंदा उसके बिना रह नहीं पाया। द इंग्लिश परमिटेड टू ट्रेड इन बंगाल इन 1634। अंग्रेजों को मौका मिल गया कि हम लोग अब यहाँ पे बंगाल में अपना अच्छा खासा दिन बिता सकते हैं। उनको परमिट भी दे दिया गया कि भाई आ जाओ और करो। शिवाजी इम्प्रिजन्ड बाय द औरंगजेब इन 1665, और औरंगजेब ने उनको कहा कि भाई आ जाओ, अब तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ता हूं। एंड द डेथ ऑफ शाहजहां इन 1660 एंड डाइड जनवरी 22 इन 1666। तो देखिएगा, और उसके बाद एक्सक्यूशन ऑफ गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर वाज द 9th गुरु ऑफ द सिक्स इन 1675, और ये भी एक सिखों के लिए एक बहुत ही बुरी चीज रही और उनको दुख भी रहा इस चीज का। एंड डेथ ऑफ शिवाजी भी हो जाती है, एंड शिवाजी रिपोर्टेड डाइड ऑन द ईव ऑफ हनुमान जयंती अप्रैल 3 एंड 1680। डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। मुगल एम्परर औरंगजेब died in 17 after a 49 year of reign without official declaring a crown prince. His three sons Bahadur Shah first, Muhammad Azam Shah, Muhammad Kam Baksh fought each other for the throne. तीनों भाई आपस में लड़ते रहे, and Azam Shah declared himself as successor to the throne but was defeated by the battle by the Bahadur Shah, and finally Bahadur Shah became the new emperor of. Here death of the Guru Gobind Singh, and Guru Gobind Singh was the 10th Guru of the Sikhs in 1708, and नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया। अब देखिए नादिर शाह भी आएंगे 1739 में। एम्परर नादिर शाह वाज द पर्शिया फ्रॉम पर्शिया एंड द फाउंडर ऑफ द अशरादिया डायनेस्टी ऑफ पर्शिया, इन्वेडेड नॉर्थर्न इंडिया, eventually attacking Delhi in the March 1739. His army had easily defeated the Mughals at the Battle of Karnal and would eventually capture the Mughal capital in the aftermath of this battle. अब ये उम्मीद थी कि शायद मुगलों के बाद इनका रूल आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। So then the Battle of Plassey and the establishment of the British political rule in India in 1757. आपने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा होगा। इसी के बीच में आप थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हो जाएगी 1761. The third battle of Panipat took place at 14 Jan, about 60 miles north of Delhi, between northern expedition forces of the Maratha Empire and the King of Afghanistan, Ahmad Shah Durrani, with two Indian Muslim alive, Ruhaili Afghani on Doab and the Shahjadullah, the Nawab of Awadh. यहाँ पे भी आपको यही देखने को मिलेगा, लड़ाई लड़ाई एंड लड़ाई। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने सिर्फ क्रॉनिकल ऑर्डर पढ़ा है यूपीएससी हिस्ट्री गुरु पे। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस के थ्रू काफी सारी जानकारी मिलती होगी आपको। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सुहेल सर ने बहुत फास्ट पढ़ा दिया, तो मैंने आपको पहले भी बताया भाई
ये क्रॉनिकल क्लासेस हैं, यहाँ पे कोई मैं डेप्थ नहीं बढ़ा रहा हूं, मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री का क्रॉनिकल दिखाया है। ये आपको पढ़ना खुद है कि कहां से शुरू करना है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोकें और फिर आगे चलें। और बड़ी अच्छी खुशी की खबर यह है कि बहुत जल्दी आपको करंट अफेयर्स और बाकी की क्लासेस भी जल्दी मिलेंगी। और कोशिश कीजिएगा कि इस क्रॉनिकल ऑर्डर को पूरा परफॉर्मा में डाल दें और बुक से पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने इसमें सिर्फ आप लोगों को बताया कि क्या पढ़ना है, और ये क्रॉनिकल ऑर्डर था। आई विल ट्राई कि अगर मेरे पास समय रहा तो मैं इनमें से कोई कोई टॉपिक जो है वो उसके लिए अलग अलग वीडियो भी बनाया करूंगा, और कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से आपको एक बेनिफिशियल तौर पे ये फायदा मिले। एंड प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग माय कोर्सेज, आप जानना चाहते हैं, सो नंबर दिया है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। एंड यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन माय ईमेल आईडी एज वेल, 7982330973 पे आप कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, इट वाज ग्रेट प्लेजर कि मैंने थोड़ी सी नॉलेज आपके साथ शेयर की। एंड यू ऑल नो दैट क्वाइट बिजी इन द क्लासेस, आई वोंट गेट टाइम, थक जाता हूँ थोड़ा सा। अभी जस्ट फिनिश की है क्लास, आई थॉट कि एक टाइम है कि मैं आपके लिए क्लास बना दूं। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, stay safe and stay blessed. See you tomorrow with some new content. Till then, bye bye.